हेलो दोस्तों। तो आज हम पीटी 365 का जो पॉलिटी हमारा चल रहा था उसका क्या तीसरा पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर दोनों देखेंगे। कुल कितने 8 चैप्टर हैं इसमें। तो हम आज तीसरा और चौथा इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला इसमें आर्टिकल है नागरिकता को लेकर। अब नागरिकता क्या होती है? तो नागरिकता का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का कानूनी रूप से किसी विशेष देश का सदस्य होना। तो कोई व्यक्ति है, वो कानूनी रूप से, अगर कोई व्यक्ति है कानूनी रूप से किसी देश का सदस्य है, तो देश का सदस्य है तो वो क्या कहलाएगा? उस देश का नागरिक कहलाएगा। उसे कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ उसके कर्तव्य भी होंगे और कुछ उसके विशेष उसे संरक्षण भी मिलेगा। तो कर्तव्य होंगे उसके, अधिकार होंगे और उसे संरक्षण भी मिला होगा। ये है नागरिकता की डेफिनेशन। तो इसमें हुआ क्या है, अभी जो करंट में चल रहा है वो नागरिकता सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है उसने 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसकी वैधता को बरकरार रखा है। धारा जो उसकी 6A है इसको। तो हमें नागरिकता क्या 1955 का अधिनियम देखना है। तो अगर हम देखें तो नागरिकता का प्रावधान जो है वो नागरिकता का प्रावधान किस में है? तो अगर हम नागरिकता का बेसिक कंप्लीट करें तो नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान में वो मिलता है हमें भाग कौन सा में दूसरे में, भाग दूसरे में। आर्टिकल है 5 से 11। तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में संविधान में क्या दिया गया है? नागरिकता दी गई है। अब नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका है, जो तरीका नागरिकता प्राप्त करने का है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत मिलता है? 1955 अधिनियम के अंतर्गत वो तरीका बताया गया कैसे नागरिकता मिलेगी। तो कैसे मिलेगी हमने सबने पढ़ा होता है। सबसे पहला है जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर का मतलब क्या हुआ कि भारत में जन्मे व्यक्ति होंगे, बस कुछ शर्तों का अगर वो पालन करेंगे तो वो क्या होगा, हो जाएंगे भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो भारत में जन्मा व्यक्ति हो गया पहला। दूसरा होता है वंश के आधार पर। अगर भारत का नागरिक होगा 1955 के तहत तो दूसरा है वंश के आधार पर, बाई डिसेंड। ये क्या होगा? यदि माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो यदि माता पिता उसके भारतीय नागरिक हैं तो क्या माना जाएगा? तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा होता है पंजीकरण के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के आधार पर बाई रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो होगा उसके द्वारा होगा, तो विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए होता है। तो विशेष व्यक्ति जो होंगे वो क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद है एक होता है स्वाभाविकता के आधार पर। तो स्वाभाविकता के आधार पर कैसे होगा? बाई नेचुरलाइजेशन। जो विदेशी नागरिक लंबे समय से भारत में रह रहे हो, तो रहने वाले विदेशी भारत में जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं वो धीमे धीमे क्या करेंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे। ये क्या होगी? स्वाभाविकता। तो ये हो गया। और आखिरी है राज्य के सम्मेलन के द्वारा। तो राज्य क्या सम्मिलित हो जाना। तो राज्य का सम्मिलित हो जाना, इसका क्या मतलब हुआ सम्मिलित होने का? कि राज्य में, जैसे कि हमें पता है कि भारत में कई सारे राज्य हैं जो मिले थे। उन्हीं में एक राज्य है इधर, कौन सा? सिक्किम। तो सिक्किम जैसे भारत में जुड़ा था, अब सिक्किम भारत में जुड़ा तो सिक्किम की जनसंख्या होगी कुछ, वो जनता कहाँ जाएगी? तो वो जनता भारत के नागरिक बन जाएगी कि नहीं? भारत में जुड़ने के बाद तो उसे क्या मिल गई? भारत की नागरिकता मिल गई। तो ऐसे इसे क्या कहते हैं? राज्य के में सम्मिलित हो जाने के आधार पर। अब नागरिक होंगे तो उनके अधिकार भी होते हैं और उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो अधिकार होंगे और उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो ये भी होता है नागरिक के अधिकार। जैसे कि अधिकार क्या होंगे एक नागरिक के पास? वो होगा वोट देने का अधिकार, उसके पास वोट देने का सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार, जैसे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह ये सब होगा। नौकरी का अधिकार, ये सब उसके पास अधिकार होते हैं। उसके बाद है उसके कर्तव्य भी होते हैं। तो कर्तव्य क्या होते हैं? तो कर्तव्य होता है जैसे संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, टैक्स का भुगतान करना, ये सब उसके कर्तव्य होते हैं। अब नागरिकता की अगर बात करेंगे तो एक टर्म आती है भारत में दोहरी नागरिकता को लेकर। तो नागरिकता में दोहरी नागरिकता, तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान तो नहीं है। तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो फिर कैसी नागरिकता भारत में होती है? तो भारत में ड्यूल नहीं है, एकल नागरिकता है। भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। अब एकल नागरिकता के समक्ष एकल नागरिकता जो भारत में है, पर भारत में एक ऐसी चीज है जो भारत में दोहरी नागरिकता दिखाती है। वो क्या है? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया,
तो ये क्या होता है, भारत में वैसे नागरिकता कैसी है, दोहरी नहीं है, एकल नागरिकता है। क्योंकि हमारे यहाँ राज्य प्लस केंद्र, जो भारत का नागरिक होगा वो उत्तर प्रदेश का भी नागरिक होगा, और जो उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा वो भारत का नागरिक होगा। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। पर अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका का नागरिक होगा, फिर वो किसी एक स्टेट का भी नागरिक होगा। कोई ओहियो का है, कोई और किसी एरिया का है, टेक्सास का है, तो वो नागरिकता दोहरी मानी जाएगी। ऐसे ही ब्रिटेन में। तो ये है। अब ओसीआई के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले है कि भारत में नागरिकता समाप्त होने का कारण क्या होता है। तो कौन से कारक है जो नागरिकता को समाप्त करते हैं। हमने पहले देखा नागरिकता कैसे मिलेगी, तो हमने जो 5 तरीके देखे। उसके बाद नागरिक व्यक्ति के पास क्या अधिकार होता है, वो भी हमने देखे। संवैधानिक अधिकार होता है, फिर उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। फिर हमने देखा भारत में नागरिकता कैसी है। भारत में नागरिकता तो एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता हमने देखी। अब उसके बाद आते हैं नागरिकता समाप्त होने के कारण भी तो होंगे। एक तो ये होगा ना, स्वेच्छा से छोड़ दे, तो स्वेच्छा से व्यक्ति त्याग दे अपनी नागरिकता, किसी और की ले ले। उसके बाद उसका निष्कासन कर दिया जाए। तो कौन सा निष्कासन कर दिया जाए उसका, या फिर उसे वंचन कर दिया जाए। वंचन का मतलब क्या होगा, डेप्रीवेशन, मतलब सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, तो नियमों का उल्लंघन कर रहा हो व्यक्ति, डेप्रीवेशन। तो इन 3 आधारों पर उसे छोड़ सकते हैं, मतलब भारत की नागरिकता छोड़ दी जाती है। तो नागरिकता एक सदस्यता कार्ड के रूप में है, जैसे कार्ड होता है तो सदस्यता कार्ड के रूप में है। और अगर देश है ऐसे कार्ड का, समझ लो एक क्लब हाउस है, देश कैसा है, क्लब हाउस टाइप का है। तो एंट्री होगी वो कार्ड से ही होगी, तो ऐसा ही है। अब एक टर्म आई अभी जो आई थी ओसीआई, था उसमें कहा था दोहरी नागरिकता जैसे कुछ लक्षण देखने को मिलते, तो ओसीआई है क्या। तो ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ, कि एक ऐसा विशेष कार्ड होता है, और जैसे अभी देखा नागरिकता एक कार्ड की तरह है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई है, वो भी एक कार्ड है। कैसा कार्ड है, ऐसे नागरिक, मतलब कौन से नागरिक, भारत के पूर्व नागरिक, भारत के जो होंगे, भारत के पूर्व नागरिक, भारत के पूर्व नागरिक प्लस, या हो सकते हैं क्या उनके वंशज भी तो हो सकते हैं। तो भारत के पूर्व नागरिक हों, जो पहले भारत के नागरिक रहे हों, या उनके वंशज रहे हों। वो जैसे अभी सुंदर पिचाई हैं, वो भारत के पूर्व नागरिक रहे थे कि नहीं, या फिर उनके कोई वंशज हों। तो ये, तो उनको दिया जाता है कि जो किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हों, तो ये नागरिक बन चुके हैं। जैसे सत्या नडेला और ये लोग हैं ना, तो भारत के पूर्व नागरिक थे या उनके वंशज नागरिक थे, और अब वो क्या है, दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। तो इन्हें क्या मिलता है, इन्हें ओसीआई का कार्ड दिया जाता है। ओसीआई का कार्ड दोहरी नागरिकता नहीं है, ओसीआई का। पर इन ओसीआई वालों को भारत में बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। तो ये अधिकार लगभग ऐसे ही अधिकार हैं जो कह सकते हैं हम, कैसे, कि दोहरी नागरिकता टाइप के अधिकार हैं। पर नागरिकता हमारे यहाँ एकल है, पर ओसीआई को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि भारत में वीजा मुक्त घूम सकता है व्यक्ति, वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। दूसरा है लंबे समय तक भारत में रह सकता है, तो भारत में रह सकता है, भारत में रहेगा लंबे समय तक बिना वीजा के। संपत्ति का अधिकार भी होता है, तो संपत्ति ये क्या कर सकते हैं, कि ये संपत्ति को खरीद सकते हैं। तो संपत्ति को खरीद भी सकते हैं, संपत्ति को रख सकते हैं। शिक्षा का लाभ है, ये अपने यहाँ आके कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो वित्तीय संस्थान और उन सब का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ओसीआई कार्ड है। दूसरा, लंबे समय तक विदेशी नागरिक होते तो इन्हें पंजीकरण नहीं कराना पड़ता। जैसे कोई भारत में आके अगर लंबे समय तक रहे, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पंजीकरण इन्हें वो भी नहीं कराना पड़ता। तो ओसीआई कार्ड का समझ में आया, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक अब नहीं है, पर पहले थे, या फिर उनके वंशज थे। ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे वीजा नहीं लेना पड़ेगा, भारत में रह सकते हैं लंबे समय तक, संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और बिना पंजीकरण के रह सकते हैं। पर इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी तो होंगे। अब टोटली इन्हें नागरिक तो नहीं बना लिया जाएगा, तो इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। जैसे अब सुंदर पिचाई है, उनके ऊपर क्या प्रतिबंध होंगे, तो मतदान नहीं कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं, तो मतदान नहीं करेंगे। संवैधानिक पद पे नहीं हो सकते हैं, तो संवैधानिक पद पे नहीं हो सकते हैं। संवैधानिक पद का मतलब क्या है, कोई सरकारी नौकरी, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऐसे पद पे नहीं हो सकते जो संविधान में पद दिया है। सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते हैं, तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, वैसे संपत्ति रख सकते हैं, पर कृषि भूमि नहीं। कृषि भूमि वही खरीद सकता है जो भारत का नागरिक होगा। तो भूमि के संबंध में ही थोड़ा याद रखना है कि कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। अब ओसीआई कार्ड प्राप्त कैसे होता है, तो नॉर्मल पासपोर्ट की कॉपी वगैरह से ही हो जाता है। अब एक टर्म और सुनते हैं हम, पीआईओ। अब वैसे तो क्या है कि 2015 में सरकार ने क्या किया था 2015 में, कि पीआईओ और
ओसीआई, इन दोनों को एक कर दिया गया था। ये दोनों कार्ड अब एक कर दिए गए हैं। तो पीआईओ और ओसीआई कार्ड अगर अब पूछा जाएगा तो क्या है, दोनों के कार्ड को अब केवल ओसीआई कार्ड के जरिए जारी किया था। मतलब पीआईओ वाला अब खत्म हो गया, तो पेपर में आने की संभावना नहीं है इसकी। तो खत्म ही हो चुका 2015 से। अब एक टर्म आता है एनआरआई का भी। अब एनआरआई कौन होते हैं? तो एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ? जो भारत में रह नहीं रहे हैं, भारत में रह नहीं रहे हैं, बाहर काम करने गए हैं। नागरिक भारत के ही हैं ये, पर काम करने भारत में से अपने यहाँ जाते हैं लोग जॉब करने के लिए। कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, तो वो जो काम करने के लिए गए। तो जो व्यक्ति भारत से 182 दिन या उससे ज़्यादा, तो 182 दिन हो सकता है या 182 दिन के प्लस में अगर रहेगा, तो वो एनआरआई कहलाता है। मतलब कह सकते हैं 6 महीने तक जो लगातार भारत से बाहर रह रहा है, वो एनआरआई में श्रेणी में आ जाता है। अब चूंकि ये भारत के नागरिक तो है ही है, केवल बाहर जॉब ही तो कर रहे हैं, नागरिक है, तो अब सोचो इन्हें क्या क्या अधिकार होंगे। वोट देने का अधिकार होगा? तो बिल्कुल होगा वोट देने का अधिकार। अगर 6 7 8 महीने 10 साल, मतलब 1 साल व्यक्ति अगर बाहर जॉब कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो वोट देने का अधिकार, क्या सरकारी नौकरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। पासपोर्ट रख सकते हैं भारत का? बिल्कुल रख सकते हैं। तो पासपोर्ट भी रख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार आईएएस वगैरह बनते हैं, वो लोग विदेश में जॉब कर रहे होते हैं सालों से, तो सरकारी जॉब कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट भी रख सकते हैं। भारत में कृषि भूमि खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब नागरिक हैं तो सभी चीजें खरीद सकते हैं, ये सब चीज। एनआरआई टैक्स देता केवल भारत में, और ये जो टैक्स देंगे वो कब कौन से रुपए पे देते हैं? जब ये भारत में रुपए कमा रहे होंगे। अब विदेशों में रुपए कमा रहे होंगे, उस पर क्यों टैक्स देंगे? तो ये हमने देख लिया। तो हमें क्या पता चला? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वे लोग होते थे जो भारत के पहले नागरिक रहे थे, अब नहीं है। नागरिक अब नहीं है, इन्हें कहा जाता था ओसीआई। और जो अभी हमने देखा एनआरआई कौन से है? जो भारत के अभी नागरिक है पर विदेश में 182 दिन से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इनमें देखा अंतर क्या है दोनों में? वोट देने के अधिकार में अंतर है। एक को वोट देने का अधिकार है एनआरआई को, पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरा सरकारी नौकरी का, संपत्ति का, और ये सारे इनके अधिकार हैं। तो ये हमने देखा पहला आर्टिकल। अब इसमें देखते हैं कि क्या-क्या न्यूज़ के संदर्भ में। तो 1955 के अधिनियम में हमने ये सारा पढ़ लिया। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर देशीकरण, रजिस्ट्रेशन और किसी क्षेत्र में बनाए जाने के संदर्भ में अब अगर भारत का अधिकार हो जाता है, जैसे हमने सिक्किम देखा। फिर दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये भी हमने देख लिया। फिर धारा 6 का जो प्रावधान है, इसमें क्या है? 85 में केंद्र सरकार और असम नेताओं ने क्या किया था? बीच में एक हस्ताक्षर हुए थे एक समझौते पर, जिसे कहा जाता था असम अकॉर्ड। तो असम समझौता, इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 लाया था। अब असम के लिए विशेष क्यों लाएगा? क्योंकि असम की जो सीमा लगती है, वो सीमा किधर से लगती है? इधर बांग्लादेश से ऊपर असम है। तो बांग्लादेश से कई बार क्या होते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स भारत में आ जाते हैं। तो उनके लिए प्रावधान किया गया था, ताकि उन्हें पहचान की जा सके, या कोई विदेशी आता है। तो 1985 में केंद्र सरकार और असम के नेताओं के बीच क्या हुआ? असम समझौता हुआ 85 में, मतलब जब बांग्लादेश बन चुका था। अब ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। 71 तक ये पाकिस्तान का पार्ट था। तो उसके बाद ये किया गया था। तो 6 समझ में आया किससे संबंधित है? असम समझौते से संबंधित है। कब आया था? 1955 अधिनियम के अंतर्गत ये जो मेन प्रावधान है 85 में हुआ था। इस धारा के तहत कहा गया था 1966 से 71 के बीच पूर्व पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भारत में जो आकर बसे व्यक्ति हैं, उन्हें विदेशी घोषित किया जाएगा। तो 10 वर्ष के बाद, अगर वो तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था। विदेशी नागरिक जो घोषित किए गए, अगर वो 10 वर्ष हो जाते हैं उन्हें रहते, तो नागरिकता भारत की प्रदान की जाएगी। उसके बाद क्या किया था? 1955, वो 1955 में ही संशोधन अधिनियम आया था, और इसी का संशोधन अधिनियम 2019 में आया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, ये सबने टर्म सुनी होगी, सीएए, भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब इसके बारे में देखते हैं 2019 के बारे में, मेन जो यही चर्चा में चलता है। तो सीईए के बारे में अगला आर्टिकल पूरा सीईए के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं एक फॉरेन ट्रिब्यूनल्स भी कहाँ होते, कि क्योंकि ये असम की बात चल रही, तो असम में होते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल। अभी नाम ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स मतलब विदेशी विषयक अधिकरण। तो ऐसे याद कर सकते हैं, विदेशी अधिकरण है, विदेशी मामलों का अधिकरण। तो अधिकरण ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो अधिकरण क्या करते हैं? न्याय कार्य करते हैं। तो यही वो ट्रिब्यूनल है जो बताता है कि कौन सा व्यक्ति विदेशी है, कौन सा व्यक्ति नहीं है विदेशी। तो सुप्रीम कोर्ट ने असम में रहने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि भारत में अगर कोई रह रहा है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। असम में कोई रह रहा है तो। इससे पहले इस व्यक्ति
व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण से विदेशी करार दिया गया था। तो क्या गया, एक व्यक्ति को अभी नागरिक घोषित किया जबकि उसे फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो भारत का व्यक्ति है। स्थापना, अब ट्रिब्यूनल की स्थापना देख लेते हैं, इसी वजह से चर्चा में चल रहा। तो अर्ध न्यायिक होते हैं सारे ट्रिब्यूनल में, यही तो पढ़ते हैं अर्ध न्यायिक है, मतलब आधे अधिकार इसे न्यायिक मिले होंगे। इन्हें विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार विदेशी विषयक अधिकरण 1964 के तहत स्थापित किया गया था। तो अभी देखा हमने कि ये 66 से ही तो काम करना लागू है, 66 से 71 के बीच जो बांग्लादेश से भारत में आए हैं और विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारत के नागरिक होने का इन्हें प्रावधान था। अब यहाँ पे देखते हैं इन्हें 64 में इसे स्थापित किया गया था। तो ये था अधिकार क्षेत्र, क्या होगा कि बस यही इंपॉर्टेंट है सबसे, किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है और एक व्यक्ति को इनने कर दिया था विदेशी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भारत का नागरिक क्या कर दिया, घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है कि असम में एनसीआर जो होता है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने पर वह स्वतः विदेशी नहीं हो जाता है। मतलब जब तक ये ट्रिब्यूनल उसे घोषित नहीं करेगा विदेशी, तब तक वो विदेशी नहीं माना जाएगा, चाहे वो एनसीआर में शामिल हो चाहे ना हो। एनसीआर क्या है, अब एक रजिस्टर की तरह है एनसीआर, जिसमें भारत के मतलब राष्ट्रीय नागरिक होंगे, लिखा क्या है, भारतीय नागरिक। तो जो नागरिकता जिनके पास है वो नागरिकों का रजिस्टर है, अगर उस रजिस्टर में नहीं भी है तो भी विदेशी नहीं माने जाएंगे। तो ये भी एक है। शक्ति क्या है इनके पास, सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत सिविल कोर्ट की शक्ति है, मतलब किसी को समन कर सकते, बुला सकते, तो ये वाली चीज हो पहला। अब जो हमें देखना है सीएए देखना है, तो 2009 का नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और 24 में अधिसूचित किया गया है इसे नागरिकता। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था को लागू करने के उद्देश्य से क्या किया गया है, नागरिकता नियम आए थे। इंपोर्टेंट क्या है, एक आए थे नागरिकता नियम, ऐसे समझो नागरिकता नियम आए थे 2009 में, उन नागरिकता नियमों को संशोधन किया गया है 2024 में। क्यों संशोधित किया गया है, क्योंकि 2019 में सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, इस अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ नियम चाहिए होंगे, तो उन्हीं नियमों को 2024 में फिर से संशोधित किया गया है जो 2009 में आए थे। तो अब ये समझ में आया होगा। अब सीएए के देगा संशोधन मतलब जो नागरिकता नियम अधिनियम है उसमें क्या कहा गया कि पंजीकरण और देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, पात्रता। तो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, मतलब कौन नागरिकता का आवेदन कर सकता है, भारतीय मूल का व्यक्ति हो, किसी भारतीय नागरिक से शादी कर ले, महिला हो चाहे पुरुष हो, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, मतलब ये लोग वो लोग हैं जो भारत में क्या कर सकते हैं, नागरिक बनने के लिए पात्र हो सकते हैं। तो पहले भारत का ही रहा हो, फिर विदेशी हो, अब भारत के मूल का ही है या उसके वंशज हो तो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किसी शादी हो जाए अगर भारत में। तो तीसरा है कि भारतीय नागरिक की नाबालिग जो संतान है वो भी नॉर्मली है, भारत के ही हो जाएंगे, चाहे वो विदेश में रह रहे हो, पर चूंकि भारतीय नागरिकों की संतान है तो क्या हो जाएंगे, भारतीय माने जाएंगे। तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिकता में पंजीकृत हो वो भी भारतीय हो जाएंगे। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के जब मतलब जिनके माता पिता स्वतंत्र भारत की नागरिकता रही हो, जिनके पास मतलब देश आजादी के बाद से, और ओसीआई के रूप में पंजीकृत हो। ओवरसीज का मतलब क्या, वही जो पहले भारत के नागरिक थे अब नहीं है, या जिनके वंशज हुआ करते थे, तो ये सारे लोग पात्र माने जाएंगे नियम के तहत। देशीकरण द्वारा पात्रता का क्या है मतलब, तो हमने ये सारे अभी देख ही थे। देशीकरण वाला है तो नॉर्मल है कि इसमें आठ की आवेदन दिए जाने की विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। जो देशीकरण के द्वारा होंगे उन्हें एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा और उनके चरित्र के बारे में शपथ होगी ये। और 8वीं सूची की भाषाओं में किसी एक भाषा के बारे में पर्याप्त, जो मतलब अपने यहाँ 22 भाषाएं उनमें से एक भाषा भी जाननी चाहिए। तो देशीकरण तभी तो माना जाएगा, देशी है कि विदेशी है, भाषा आती नहीं है तो भाषा आनी चाहिए तब देशीकरण माना जाएगा, और चरित्र अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता का प्रमाण भी नियम बदले गए हैं। तो इसमें क्या है, दस्तावेजों में छूट दे दी गई है कि नियमों में मूल देश को साबित करने की छूट, आवश्यकता में छूट दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। इनमें वीजा पर, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार आदि शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रीयता में ये सारी चीजें मान ली जाएंगी, भारत का राष्ट्रीय कि वीजा हो, आवासीय परमिट हो, जनगणना, ये सब है। अब दूसरे देश की नागरिकता त्याग दे, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता त्याग दे और फिर भारत का नागरिक बनने के लिए अगर कोशिश करता है, तो अगर वो अपने सारे नियमों को पालन करेगा तो मंजूर हो जाएगा। और मतलब पहले पर उसे क्या होगा, अपने देश की नागरिकता समाप्त करनी होगी।
फिर है प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के आवेदन करना है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या है, जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा, और जिला स्तर पर जो जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। अभी ये चूंकि नए नए नियम आए हैं, तो ये क्या है, जिला स्तर पर जो एक समिति होगी उसमें क्या करना है, या कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से नामांकन कराना है, और जो केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी, मतलब कौन सी जगह पर कौन सा है। अब सीएए देखते हैं, तो मेन जो चेंज हुआ था वो सीएए में हुआ था, जो नियम बदले गए, इसी के कारण बदले गए। तो हुआ क्या था, 2019 में सरकार एक अधिनियम लेके आई थी, जिसे कहा गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसमें क्या गया था, कहा गया था यह प्रावधान में कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा, उन्हें भारतीय मान लिया जाएगा। तो नॉर्मली ये आए हैं अवैध रूप से ही भारत में, पर अगर ये चार शर्तों को पूरा करते हैं तो अवैध नहीं माने जाएंगे, मतलब कैसे भी भाग के आ गए हो, पर वो अवैध नहीं माने जाएंगे। तो ये है। तो कौन से ऐसे होंगे, मुस्लिम छोड़ के किसी धर्म के हों, जैसे कि हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, ईसाई धर्म के हों, मुस्लिम नहीं। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि भारत के आसपास जितने भी देश हैं, उन देशों में नागरिकता कैसी है, उन देशों में नागरिकता कैसी है, मुस्लिम, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इधर ऊपर वाले एरिया में, इधर चाइना से तो हम लेंगे ही हो, उसके बाद है नेपाल हो, नेपाल में भी काफ़ी सारे, खैर हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, इधर बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इनमें मुस्लिम संख्या रहती है काफ़ी मात्रा में। तो अब पाकिस्तान वाले एरिया से, बांग्लादेश से ही सबसे ज़्यादा प्रवासी आएंगे, चूंकि इन एरिया से जब प्रवासी कोई भारत में आ जाएगा अवैध, वो अगर मुस्लिम है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले से मुस्लिम बहुल कंट्री है, तो उन्हें शामिल नहीं करें। पर अगर वो अन्य धर्म के हैं, जैसे कि बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, इन्हें भारत का नागरिक इसलिए मान लिया जाएगा कि हो सकता है इन्हें प्रताड़ित किया जाता हो वहाँ पे, क्योंकि ये कैसी है, मुस्लिम कंट्री है। अगर मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे अन्य धर्मों के लोगों को परेशान किया जाता होगा, तो शायद भाग के आए हों वो छुप के, तो इस वजह से इन लोगों को भारतीय नागरिकता मानवीय रूप से दे दी जाएगी, क्योंकि मानवीय रूप से इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है वहाँ पे। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से भारत आए हो, अब इसमें क्या ही लिखा है, इसी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से। अब इनमें ना तो नेपाल है, ना इनमें क्या है, भूटान है, और ना इनमें म्यांमार है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें मुस्लिम संख्या है तो, पर मुस्लिम संख्या कम है। सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या इन्हीं में तो है, और इन्हीं जगह पे हिंदू मुस्लिम और इन सबको, हिंदू सिख बौद्ध जैन को प्रताड़ित किया जाता है। तो इन तीन से जब अगर कोई भारत में आएगा, और कब आएगा, कि उन्हें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया हो, मतलब 2014 से पहले, 2014 कैसे याद कर लेना, सरकार बनी थी ना मोदी की, तो उससे पहले अगर भारत में कोई व्यक्ति आ चुका हो, और हिंदू सिख और बौद्ध जैन पारसी हो, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीन देश हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, वे छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र में नहीं आते हैं। पर जो एएमटीएम वाले हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जो छठी अनुसूची है, इनमें नहीं आते। क्यों, क्योंकि इनके लिए अलग नागरिकता परमिट है, इनके लिए इनर लाइन परमिट लिया जाता है, मतलब एक तरीके से भारत में अलग से इनके लिए पासपोर्ट लेना पड़ेगा। तो एक इनर लाइन परमिट, एक पासपोर्ट है जो इन राज्यों में जाने के लिए लेना पड़ता है। तो इन क्षेत्रों में अगर जाओगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके लिए एक विशेष प्रावधान है। ये जनजातीय क्षेत्र है ना, तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश की किसी को मंजूरी होती नहीं है। तो केंद्र सरकार ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम 1920 और फॉरेन एक्ट 1946 के तहत नियमों में दंडित नहीं करेगी, उनसे छूट दे दी जाएगी। और उपयुक्त प्रवासियों को देशीकरण के द्वारा 11 वर्ष पहले भारत में रहना होता था, अब क्या कर दिया, 5 वर्ष ही रहेंगे। मतलब 2019 में एक्ट आया था, 2019 में एक्ट आया था, और कहा गया था 2014 से जो व्यक्ति पहले भारत में आ चुके हैं, तो 5 वर्ष हो गए, तो कहा गया जो 5 वर्ष से रह रहे हो भारत में, ऐसे लोग जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हों, वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में हमने देख लिया, पंजीकरण रद्द करने के आधार है, तो ये हमने देखा था। अगला है, तो 5 आधार इसमें बस दे दिए गए, यहाँ पे यही तो बात है कि पंजीकरण कैसे रद्द हो सकता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का वही व्यक्ति जो भारत के मूल के हैं और विदेश के नागरिक हैं। अभी तो धोखाधड़ी करेंगे, मतलब के जरिए प्रमाण पत्र लेना चाहें, संविधान के प्रति निष्ठा ना रखना, मतलब कोई असंवैधानिक काम करें, युद्ध में शत्रु देश है उसका साथ दें, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाएं, और उन्हें सही से ना करें। पंजीकरण से 5 वर्ष के भीतर भीतर नागरिक
2 साल या उससे अधिक की सज़ा ना मिली हो, मतलब कारावास की सज़ा सुनाई गई हो, तो वो भी नहीं माना। मतलब अगर रहने आए हैं भारत में 5 साल रहे तब नागरिक मिल जाएगी, पर उससे पहले ही कुछ ऐसा कांड कर दिया कि क्या है कि उन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई, तो ये है। ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हमने क्या है देख ही लिया है कि ओवरसीज सिटीज़न क्या होते हैं, विदेशी के रूप में पंजीकृत होते हैं लोग। तो विदेशी रूप से पुनः वर्गीकृत किए जाने वाली संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ नियमों में जो नियम होंगे वो क्या है, वर्तमान ओसीआई नियम अपरिवर्तित रहेंगे। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बस थोड़ा सा जानना है कि इन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम, अभी देखा था हमने, कुछ भी नागरिकता अधिनियम होता है तो 1955 में ही संशोधन हो रहा होता है, तो 1955 में संशोधन प्रस्तुत किया गया था। विदेशी सैन्य कर्मी, अब इसमें जो ये कहा है कि कुछ नियम बदले गए, बाकी सेम अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे कि इसमें एक नियम है कि विदेशी अगर सैन्य कर्मी है, मान लो अमेरिका का ही कोई फौजी है और वो भारत की नागरिक होना चाहे, मतलब भारतीय मूल का भी है, पहले भारतीय मूल का ही था, वहां पे जाके उसके वंशज या वो खुद उसने नागरिकता चेंज कर ली है या उसके वंशज रहे थे और वो वहां पे आजकल आर्मी में मान लो काम करता है, अब वो कभी चाहे रिटायरमेंट या कभी भी भारत का नागरिक बन जाए तो उसे पात्र नहीं माना जाएगा। क्यों पात्र नहीं? क्योंकि उस सेवा में, उस सेवानिवृत्त है, वो व्यक्ति आर्मी में हो सकता है वो भारत की जासूसी कर दे आगे, तो वो ट्रेंड व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे, तो ये है एक। दूसरा है 15 में भारतीय मूल के व्यक्ति और ओवरसीज सिटीजन ओसीआई कार्ड की श्रेणी को ओसीआई में जो हमने देखा ही था पीआईओ और ओसीआई को मिला दिया है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला था और ओसीआई इन सबको मिला के मेन बात है वो ओसीआई ही बनता है। तो पात्रता हमने देख इनको क्या है, किसको पात्रता मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को पात्रता नहीं मिले, क्योंकि अगर सोचो कि अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ है, वंशज भारतीय हो या फिर भारत के नागरिक कभी रहे हो, तो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखेंगे तो सबके सब वंशज काफ़ी मिल जाएंगे भारत के, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे होंगे, बांग्लादेश में जिनके वंशज भारत में जन्मे होंगे, तो इन लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा ओवरसीज सिटीजन में, इन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, बाकी सबको दे दी जाएगी। तो क्या पात्रता है कि भारत के नागरिक रहे हो 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद, मतलब देश आज़ाद होने के बाद जो संविधान लागू हुआ था उसके पहले भारत के नागरिक हो या उसके बाद नागरिक हो, मतलब उसके समय और उसके बाद, या फिर क्या है ना, योग्य हो, नागरिक हो नहीं पर योग्य हो सकता है ना, देश आज़ाद हो रहा हो उससे पहले भारत के नागरिक हो पर विदेश में रहने लगे हो और उस टाइम नागरिकता ना हो पर योग्य तो है ही है वो। तो ये 15 अगस्त के बाद भारत का हिस्सा हो और उनके वो जो है नागरिक के पौत्र पौत्री मतलब वंशज है, नाबालिग संतान, माता पिता के जो नागरिक वगैरह होंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे और विवाह वाला रहता ही है। तो ये लाभ क्या होते हैं जो अभी हमने लाभ देख ही लिए थे उसमें, तो जीवन भर भारत में क्या हो सकता है, आ सकते हैं बिना वीजा के, नॉर्मल आराम से रह सकते हैं, जैसे सुंदर पिचाई का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो वही सारी चीजें हैं ये कि ये आराम से भारत में रह सकते हैं, बशर्ते ये आवेदन 5 वर्षों में से, और ये क्या होंगे ना, भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं, बस ये है 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद नागरिक के प्राप्त होंगे, और 5 वर्ष कैसे, 5 वर्षों में से 1 वर्ष भारत में निवास कर चुके, मतलब 5 वर्षों से भारत में आते जाते तो रहते पर 1 वर्ष कम से कम भारत में भी निवास किया हो, तब हम नागरिकता देंगे। तो ये हो गया एनआरआई के समान, जो एनआरआई के समान राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकन करने के ये पात्र भी हो जाते हैं, आगे चल के जब नागरिक बन जाएंगे तो पात्र होंगे। भारत में ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है, मैंने बताया अभी की, ओसीआई लगता तो दोहरी नागरिकता टाइप का ही है ना, कि सोचो एक व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वो व्यक्ति भारत में आके नागरिक भी बन सकता है, कई सारे अधिकार भी होते हैं, पर वो दोहरी नागरिकता नहीं समझा जाना चाहिए, ये ही इम्पोर्टेंट है। ओसीआई वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये नागरिक थोड़ी ना ऐसे वोट देने का अधिकार है। संवैधानिक पदों के लिए अपात्र होंगे, जैसा कि हमने देखा था, जैसे राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति की योग्यता 58, उपराष्ट्रपति 66 है, उस सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 124, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 217, इन सब के पात्र नहीं हो जाएगा होगा वो। उसके बाद है लोकसभा विधानसभा, मतलब इन किसी भी सीट पे नहीं लड़ सकता है, कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, तो वही है, और सरकारी नौकरी ये सारी चीजें नहीं है। अगला देखें, अगला है आरक्षण और एफर्मेटिव एक्शन। तो आरक्षण और एफर्मेटिव एक्शन में क्या है कि अमेरिका में कई राज्यों ने अपने यहाँ विश्वविद्यालय परिषद में विविधता कार्यक्रमों को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर रहे हैं। कौन से कार्यक्रम? विविधता कार्यक्रमों को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे विविधता होती है कहीं तो हम करते हैं विविधतापूर्ण कार्यक्रम, तो हुआ क्या है अफर्मेटिव एक्शन में, क्या है अफर्मेटिव एक्शन में, ये थोड़ा अलग है, सकारात्मक पक्षपात है। अब सकारात्मक पक्षपात का मतलब क्या हुआ, जैसे
जैसे कि भारत में कई जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ अतीत में, उसको हम क्या करेंगे, विशेष उसका सपोर्ट करेंगे। तो उसे विशेष सपोर्ट करेंगे तो उसका पक्षपात ही तो कर रहे हैं उसका। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका पक्षपात कर रहे हैं। तो ये पक्षपात, जैसे मान लें आरक्षण दे रहे हैं, तो ये पक्षपात ही तो कर रहे हैं। पर ये कैसा है, अफर्मेटिव पक्षपात है। अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ, सकारात्मक पक्षपात है। तो कैसा, सकारात्मक पक्षपात है तो बस सकारात्मक। तो यही होता है अफर्मेटिव एक्शन। तो सामाजिक और नस्ली भेदभाव का सामना करने वाले, कैसे, सामाजिक और नस्ली भेदभाव। अब ये चूंकि अभी अमेरिका की बात चल रही, तो अमेरिका में सामाजिक और नस्ली भेदभाव होते हैं। जो ब्लैक अमेरिकन है उनके साथ भेदभाव होता है आज भी। तो जो ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकी नेटिव लोग हैं, उनके साथ आज भी व्यवहार होता है, जबकि वो नागरिक वहीं के हैं। तो उन नस्ली भेदभाव का सामना करने वाले सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा, रोजगार और उनको बढ़ावा देने के लिए अफर्मेटिव एक्शन का उपयोग किया जाएगा। हमारे पेपर में क्या आ सकेगा, एक होता है रिजर्वेशन और एक अफर्मेटिव एक्शन। इन दोनों में अंतर क्या है। तो रिजर्वेशन जो होता है वो नॉर्मल है कि भाई आरक्षण दे दिया, जॉब वगैरह में इन सब में आरक्षण दे दिया है। पर अफर्मेटिव एक्शन में पक्षपात किया जाएगा बस सकारात्मक रूप से, और इसमें नस्लीयता भी शामिल है। आरक्षण नस्लीय आधार पर और सामाजिक आधार पर नहीं दिया था, वो दिया था आर्थिक के लिए कि और सामाजिक स्थिति सुधर जाए, मतलब उनकी स्थिति अच्छी हो क्योंकि वो पिछड़े रहे। ये नस्ली भेदभाव भी इसमें शामिल होता है, तो अफर्मेटिव एक्शन दिया थे। अब भारत में देखें अफर्मेटिव एक्शन की तुलना, भारत और अमेरिका में करें दोनों की तुलना, तो देखो भारत में भी इस संविधान में स्पष्ट रूप से सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया ही गया है। आर्टिकल 15 का 4, 16 का 4 इसमें नीचे दिया है। आर्टिकल 15 का 4, 16 आरक्षण का प्रावधान है, वो अफर्मेटिव ही है, तो पक्षपात ही तो कर रहे हैं हम थोड़ा। तो ये है उद्देश्य, क्या है, संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो ये अफर्मेटिव ही तो है कि संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से जिन्हें अछूत समझा जाता था उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद क्या है, विशेष वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, क्योंकि यही तो चीज है, आर्थिक रूप से कमजोर और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए विशेष आरक्षण का है, कोटा का प्रावधान है। 15 का 4, 16 का 4 हम देखते ही। 15 में क्या होता है, उनको विशेष प्रावधान किया गया। 16 आर्टिकल क्या है, जॉब के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे जॉब में होता है ना, महिलाओं को अलग से छूट दे दी जाएगी, तो महिला हुआ ऐसी कैटेगरी उन्हें छूट दे दी जाती है जॉब में, तो वो 16 में हो जाएगा। और 15 में क्या हो जाएगा, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं हो जाएगा, होगा। तो ये है। आरक्षण की ऊपरी सीमा के बारे में देखो, इंदिरा साहनीवाद आया था 93 94। तो इंदिरा साहनीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने 50% कहा था, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा। अब अमेरिका में देखो, जहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन अभी जिसके कारण चर्चा में है, तो अफर्मेटिव एक्शन की अनुमति देने के लिए 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड की व्याख्या की गई है। तो 14वें संशोधन के समान, वहां पे जो हुआ है वो कौन सा संशोधन हुआ है, 14वां अमेरिका में। उसमें समान संरक्षण खंड की व्याख्या की है, मतलब सबके साथ कैसा होगा, समान संरक्षण सबको किया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक समूह आ जाएंगे, मतलब ब्लैक अमेरिकन आ जाते। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है। जैसे कि लिखा है, अफ्रीकी अमेरिकन, हिस्पैनिक और एशियाई अमेरिकी आदि जो व्यक्ति, मतलब जो मूल अमेरिका के, जो इनके साथ भेदभाव होता है, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद है विविधता, समानता और समावेशन के कार्यक्रमों के आधारित है यहाँ पे। 1961 का ये याद नहीं करना है ऐसा कि 1961 अब अमेरिका का कानून है तो भारत के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन बात है कि वहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है। और अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है वो हमें पता चल गया, पक्षपातपूर्ण भेदभाव जो है, पर कैसा, सकारात्मक है। अगला है एससी और एसटी के लिए उपवर्गीकरण। अब एससी एसटी का उपवर्गीकरण का मतलब क्या हुआ है, तो उपवर्गीकरण का देखें तो एससी का, एससी क्योंकि क्या लिखा है, अनुसूचित जाति, एससी का उपवर्गीकरण। तो एससी का मतलब क्या हुआ उपवर्गीकरण का, कि एससी समुदाय को सामाजिक उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति के आधार पर और सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण के आधार पर उनके समुदायों को क्या करना है, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देना है। अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देना, क्या समझ में आया। ऐसी कैटेगरी में कई सारे सामाजिक अलग अलग ढांचा है, आर्थिक स्थिति अलग अलग है। एससी में भी तो कई सारे हैं, कई सारे एससी ऐसे हैं जिनके इस आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है मतलब जो एक तरीके से क्या है, जिनके यहाँ अच्छी जॉब है, अच्छी
जमीन है, सारी चीजें बढ़िया है, तो वो एससी कैटेगरी में क्या हो, आर्थिक स्थिति। तीसरा है सामाजिक सशक्तिकरण में भी उनकी अच्छी स्थिति है, तो उनके आधार पर अब उसका अलग अलग वर्गीकृत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जब सिर्फ रहता है तो आरक्षण में यही चीज समस्या करती है कि ऐसी कैटेगरी में देखा जाता है कई बार वही समुदाय जो पहले से काफी संपन्न है ऐसी कैटेगरी में, वही आरक्षण का ज्यादा फायदा ले रहा है, बल्कि जो पिछड़ा एससी है, पिछड़ा वर्ग है एससी में भी, जिसके पास जॉब वगैरह नहीं है, वो आरक्षण का प्रावधान मतलब आरक्षण का लाभ नहीं ले पाता है, क्योंकि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये जो है एससी की स्थिति अच्छी है और वर्सेस एससी की जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इन दोनों के लिए क्या करना है, इन दोनों के लिए क्या करना, अलग अलग वर्गीकरण कर देना, ताकि जो आरक्षण है सब कैटेगरी है वो सही से हो पाए। तो इसीलिए ये आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने, कितने, 7 न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह एक केस आया था 2024 में ही, उसमें निर्णय में कहा है कि एससी का उपवर्गीकरण 14, 15, 16 के तहत स्वीकार्य है। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की जो बात करता है, क्योंकि उसमें भी तो ये कहता है कि अलग अलग तरीके के लोग हों तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार हो सकता है। 15 में भी है और 16 में भी है के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा है कि जो अगर उपवर्गीकरण हुआ तो पेपर में कैसे आ सकता है, पेपर में कहेगा जो एससी का प्रावधान है किया गया है उपवर्गीकरण का, मतलब एससी में कैटेगरी, कई सारी कैटेगरी हैं, उन कैटेगरियों को किस आधार पर उपवर्गीकृत किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 14, 15, 16 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर अधिक वंचित जो होंगे, मेन बात है अधिक वंचित जो लोग होंगे जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है आरक्षण का, उन्हें के लिए एक अलग से आरक्षण का प्रावधान कर देना, अलग से मतलब कोटा कर देना। जैसे मान लो अभी के लिए, अभी हुआ तो नहीं है पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो 100 सीट है, उसमें से 30 एससी के लिए संरक्षित है, इसमें से सरकार कहेगी 20 अब उन एससी के लिए रहेगा जो एससी कैसे ज्यादा पिछड़े हैं, जिन्हें आज तक लाभ नहीं मिला, इनके यहाँ कभी कोई जॉब नहीं है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, ऐसे वाले, और जिनकी स्थिति 10 एससी की सीट है उनके लिए रहेंगी, सबके लिए कॉमन, जिनकी स्थिति पहले से बढ़िया है। तो ऐसा उपवर्गीकरण किया जाएगा, या फिर जो क्रीमी लेयर टाइप का सिद्धांत है वो भी आ सकता है, तो वो जब आएगा तब देखेंगे। तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिंदु देखते हैं। तो 341 आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आर्टिकल, तो 341 का एक आर्टिकल के तहत कहा गया है कि जो एससी कैटेगरी के अलग अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली एससी की मूल वंश और जातियों को उप विजाति समूह के बारे में उल्लेखित किया गया है। मतलब अगर ये पूछा जाएगा एससी की जो बहुत सारी जातियां उनका उल्लेख कहाँ है, तो 341 में उनकी विजातीय समूह का उल्लेख है, मतलब सब कैटेगरी है उनका। तो 341 के एक में क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जाति, मूलवंश और जनजातियों के तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामांकित कर सकता है। वो क्या कर सकता है, एससी कैटेगरी में किसी भी राज्य, केंद्र शासित में कोई अगर जाति, जनजाति, कोई वंश पाया जाता है, उसे एससी कैटेगरी के रूप में नामित कर सकता है, चाहे वो जनजातियां भी हो सकती हैं, मूल वंश के आधार पर, जातियों के आधार पर, मतलब एससी कैटेगरी में डाल सकता है कौन, राष्ट्रपति डाल सकता है। 341 तो एक तरीके से लिस्ट लिखी है 341 में कौन कौन होगा। फिर 341 के 2 का क्या है कि एससी के मतलब जो एससी के भीतर उपवर्गीकरण का उल्लंघन नहीं करता है 341 का 2, क्योंकि उपवर्गीकरण ना तो इस सूची में नए को जोड़ रहा है और ना ही इससे किसी को बाहर निकाला है। क्योंकि अगर ये कहा जाए, क्योंकि विपक्ष का तर्क था जो सुप्रीम कोर्ट में था, उनका तर्क था कि 341 का जो 2 है का उल्लंघन होगा ना इसके बाद एससी कैटेगरी के बाद, तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 300 हम कैटेगरी से बाहर थोड़ी ना निकाल लें, जो 341 में पहले से समुदाय है उन्हीं समुदाय को हम बस थोड़ा ज्यादा लाभ दे रहे हैं, एक को और एक को थोड़ा कम देंगे, पर ऐसा थोड़ी ना उन्हें बाहर निकाल दिया गया है इस समुदाय को, तो इस वजह से इसका उल्लंघन नहीं है। 341 के 2 में संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूलवंश, जनजाति को एससी की सूची में शामिल कर सकती है और सूची से हटा भी सकती है। अब संसद के पास है, क्योंकि यहाँ तो भी राष्ट्रपति कर सकता है ना नामित वगैरह जो होगा, पर अगर हटाना हो तो नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ कुछ भी अगर संविधान में संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन का पूरा पूरा अधिकार किसके पास है, संसद के पास ही है। तो संसद क्या कर सकती है 341 के तहत कि भारत में जाति, मूल वंश को एससी में शामिल भी किया जा सकता है और एससी से हटाया भी जा सकता है। तो अब दे उपवर्गीकरण का दायरा क्या होगा, तो उपवर्गीकरण सहित इस तरह किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मूल उद्देश्य क्या, अवसर की समानता को लेना है। तो आरक्षण में असमानता
असमानता है, हमारे यहाँ क्या है, आरक्षण में असमानता है। अधिक लाभ उठा रहा है एससी का एक समूह और दूसरा समूह पिछड़ा का पिछड़ा ही है, तो ये होगा। दूसरा आर्थिक और सामाजिक स्थिति, जैसा कि हमने देखा आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, इसका क्या मतलब हुआ, एक समुदाय एससी के भीतर बहुत सामाजिक रूप से संपन्न है, दूसरा समुदाय संपन्न नहीं है। असंतुलित विकास, असंतुलित विकास का मतलब क्या हुआ कि एक समुदाय काफी संतुलित है, दूसरा नहीं है, तो ये है। उद्देश्य क्या है, जो पिछड़े वर्ग है उनको करना और सामाजिक न्याय सब तक पहुंचाना। तो सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय सब तक देना है, ये है। और एससी के बीच संसाधन और अवसर, संसाधन प्लस अवसर जो होंगे उनको सही तरीके से, अवसर को सही तरीके से क्या करना है, वितरण करना है, अवसर और संसाधन को सही तरीके से वितरण करना है। तो ये कुछ उद्देश्य कह सकते हैं। तो ये अब असमानता, मौलिक अधिकार में असमानता में क्या हो जाएगा, समानता के लिए तो व्यक्तियों को अलग अलग पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखते हुए उपवर्गीकरण किया जाएगा। अब राज्य सरकारें कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकती हैं, वैसे नॉर्मली है। हालांकि राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि पिछड़ेपन के कारण ही, मतलब केवल उनका अगर हम उपवर्गीकरण करते हैं या कोई जाति या समूह है, पिछड़ेपन का कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। मतलब राज्य, अब चूंकि राज्य में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब कई राज्य में ऐसा होता है ना, कोई समुदाय एससी में आता है, दूसरे में वो एससी में नहीं आता है, या कई बार कोई समुदाय ओबीसी में आता है और केंद्र में वो जनरल में आता है, तो ऐसी कैटेगरी होती है। तो राज्य सरकार को ये आधार होता है कि वो उपवर्गीकरण कर सकता है, पर उसे ये साबित करना होगा कि उपवर्गीकरण इस वजह से कर रहा है क्योंकि एक जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, चूंकि उसका वर्गीकरण नहीं है, मतलब उपवर्गीकरण नहीं है, उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो राज्य ये कर सकता है। तो राज्य को राज्य की सेवाओं में कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके बारे में डेटा एकत्र करना होगा, वो बताएगा कि देखो राज्य की जो सेवाएं सरकारी जॉब वगैरह में उनका नहीं है। तो ये भी है। मेन बात होती है आर्थिक आधार है, उपवर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो वही है, एक बीपीएल कार्ड वाला होता है, तो एक बीपीएल कार्ड होता है, सामाजिक पिछड़ापन हो जाता है, शैक्षणिक पिछड़ापन हो जाता है, क्षेत्रीय असमानता होता है। चार बस पॉइंट याद रखने। तो क्या क्या है, एक बीपीएल कार्ड वाला मतलब आर्थिक पिछड़ापन, तो बीपीएल कार्ड, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और क्षेत्रीय असमानता, ये चार आधार हैं, इनके आधार पे ही उपवर्गीकरण किया जाएगा। तो ये है। अगर राज्य अपनी इच्छा और राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसके मतलब मेन बात है, राज्य अगर ऐसे किसी वोटर को या किसी समुदाय को वोटिंग के लिए एससी का दर्जा या किसी और दर्जा दे देता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी समुदाय को सूची तैयार करी जाती है, राष्ट्रपति तो सूची तैयार करता है, तो राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेरफेर, मतलब क्या कर सकता है, हेरफेर कर एससी में विशेष जाति को 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। लोग ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक समुदाय को ही सारा कुछ दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि 342 का ए, अभी 341 हम देख रहे थे तब से, 342 के ए के तहत सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा जो व्यक्ति है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा जो है व्यक्ति, उसके उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। तो किसका, सामाजिक और शैक्षणिक उपवर्गीय, यही तो है दिक्कत वहां पे कि एससी का कुछ समुदाय ज्यादा पिछड़ा है सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, तो उन्हें अलग से दी गई है। तो 342 का ए को 2018 में संविधान में शामिल किया गया था, तो 342 के दो को। अब आरक्षण के संबंध में कुछ निर्णय देख लेते हैं। तो 92 में आया था इंदिरा साहनी बाद 92-93 के, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया था कि सरकार को ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर करना चाहिए। तो इंदिरा साहनी बाद आया था, ये आरक्षण को लेकर ही आया था मूल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर मतलब जैसे जिनकी आयु मान लेते हैं 7 लाख से ऊपर है, तो पैसे हैं जिनके पास, गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी, तो क्रीमी लेयर में माने जाते हैं, उन क्रीमी लेयर में आरक्षण नहीं देना चाहिए। फिर चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 2014 में एक में कहा गया था कि एसटी जो अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु एससी समुदाय की सूची बनाने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने के समान है। मतलब जैसे एससी की सूची में राष्ट्रपति छेड़छाड़ नहीं कर सकता ज्यादा, वैसे ही एसटी के में भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह संविधान के 341 का उल्लंघन होगा, क्योंकि जो विशेष रूप से संसद की, क्योंकि 341 में हमने यही तो अंतर पता, राष्ट्रपति उस लिस्ट को बना सकता है पर बिगाड़ नहीं सकता है।
मतलब निकाल नहीं सकता है उस लिस्ट से किसी को बाहर। ये काम केवल कौन कर सकता है? 341 के 2 के तहत संसद कर सकती है, उस लिस्ट से बाहर किसी को करना हो या डालना किसी को। तो ये आएगा। फिर 2018 में जर्नैल सिंह केस आया था, एक लक्ष्मी नारायण। इस केस में क्रीमी लेयर की अवधारणा को 341 और 42 पर लागू करना और एससी के बीच छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें कहा था एससी का आरक्षण का छेड़छाड़ नहीं होगी, और लागू करना क्या है? क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया जा सकता है, पर जो छेड़छाड़ होगी वो नहीं होगी, मतलब लिस्ट से बाहर किसी को नहीं निकाला है। तो वही की चीज सरकार क्या कर रही है, उसे बदल रही है। तो कुछ ये मेन हुए। अब एक इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि 2017 में एक आया था रोहिणी आयोग। कौन सा आयोग? रोहिणी आयोग, जो इम्पोर्टेंट है। रोहिणी आयोग 2017 का था। इसने ही कहा था कि एससी का उपवर्गीकरण कर दो। तो उपवर्गीकरण की जो बात है, उपवर्गीकरण वो किसने कहा था? वो रोहिणी के आयोग ने कहा था। 2017 का एक रोहिणी आयोग था। तो इसने कहा था उपवर्गीकरण में एससी को 4 समुदाय में बांट दो, उप समुदाय में, और उन्हें विशेष रूप से विभाजित कर दो, और उसके बाद उनकी जांच, वर्गीकरण, ये सब होना चाहिए। तो ये है। तो ये हो। अब इसका विरोध में देखेंगे तो नॉर्मल सी है, जनजातियों जातियों में एससी में लड़ाई भी तो हो सकती है, और राजनीतिक स्वार्थ के रूप में बांटा जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं। तो उपवर्गीकरण में समझ में आया। अगला है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता क्या होती है? तो समान नागरिक संहिता का मतलब होता है देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, सिविल कोड समान होने चाहिए देश के सभी नागरिकों के लिए। अब सिविल कोड में क्या आ जाता है? तो यह समान कानून सभी धर्मों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये 4-5 टर्म इन्हें याद रखना है केवल। तो समान नागरिक संहिता में क्या क्या आता है? सभी नागरिकों के समान कानून लागू होंगे। कैसे? विवाह के हों, तलाक के हों, विरासत के हों, गोद लेने के, उत्तराधिकार के, या व्यक्तिगत मामले हों। अब क्यों ये लाया गया है? जैसे हम देखते हैं मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक चलता था, तो उसे समाप्त सरकार ने किया है। तो उसे समाप्त किया गया, उसके बाद भी कई सारे ऐसे कानून हैं पूरे भारत में जो अलग अलग समुदाय अलग अलग तरीके से उन्हें प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि संविधान के दायरे से गलत भी है कई बार। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे कि सारे धर्म कोई सा हो, नियम को फॉलो सबको एक का करना होगा। तो उत्तराखंड पहला ऐसा बन गया है जहाँ पे अभी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू की गई। पहले का मतलब है, वैसे तो गोवा में शुरुआत से ही है, देश आजादी से पहले ही, पर वो समान नागरिक संहिता शुरुआत से है। अभी जो नई लागू हुई है वो कहाँ लागू हुई है? अभी उत्तराखंड में। तो गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। अब यहाँ पे क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे भी कोई इस वजह से नहीं थी कि पुर्तगाली सबको देना चाह रहे थे समान नागरिक संहिता। यहाँ थोड़ा अलग है इसका प्रावधान। पुर्तगालियों ने क्या किया था? क्योंकि गोवा में ज्यादातर पुर्तगालियों ने सबको क्या बना दिया था? क्रिश्चियन बना दिया था। तो क्रिश्चियन धर्म के जो नियम है और क्रिश्चियन का जो शादी विवाह के परंपराएं वगैरह है, उनके लिए यूसीसी लेके आए थे। वो मेन फॉलो क्या करवाना था? क्रिश्चियन वाली जो परंपराएं, इसके लिए आया था 1867 में। तो एक तरीके से, पूरी तरीके से ऐसा तो है नहीं, वो अच्छा ही था। पर है कि अगर पूछा जाएगा एक राज्य कौन सा है, तो गोवा रहेगा। और कब से? 1867 से। पर यहाँ पे पुर्तगाली अपने हित के लिए लाए थे वो। पर जो अब आने वाला है, यूसीसी आएगा, उसमें क्या होगा? सभी धर्म को समानता की नहर से देखा जाएगा। तो इसमें यूसीसी का मैं समझ में आया, कौन से राज्य में किया गया? उत्तराखंड में किया गया। क्या है ये समझ में आया? तो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के अधिकार को सभी धर्मों में समान रूप से लागू करना, ये है। कहाँ है? गोवा में लागू है पहले से। अब किस में लागू होगा? उत्तराखंड में लागू होगा। अब स्वतंत्रता से पहले एक कानून चलता था, लेक्स लोकी कानून। और दूसरा कानून, मतलब दूसरा क्या मतलब है, एक देश आजादी के बाद और आया था 1900 केस। इसमें समिति आई थी, बी एन राव समिति। तो दोनों का देखते हैं क्या क्या। तो लेक्स लो की कानून किससे संबंधित है? पहली बात इतना ही पूछ लेगा। तो लेक्स लो की कानून है यूसीसी से संबंधित। तो इसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंध के तहत भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना, और हिंदू मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इस प्रकार संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। इसमें क्या कहता? पर्सनल लॉ को, इस जो लेक्स लॉ की है वो यूसीसी से कैसे संबंधित है? कि इसमें इस लेक्स लॉ की में ये कहा था, जो हिंदुओं के व्यक्तिगत कानून है उन्हें बाहर कर दो। तो लेक्स लॉ की का हमें अगर एग्जांपल देंगे तो हम कहेंगे इसी कानून के तहत क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमानों के, वैसे अंग्रेजों ने सारे कानून समान कर दिए थे, पर जो शादी विवाह, विच्छेद, गोद लेना था, ये मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग पर्सनल लॉ बनाने का अधिकार दे दिया था। जैसे मुसलमानों का बनाते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक है भारत में, वो बनाता है, और हिंदू का नॉर्मल चलता ही है। इन दोनों को इस संहिता से बाहर कर दिया था लेक्स लॉ की कानून ने, क्यों? अंग्रेजों का कहना था ये अपने हिसाब से देखेंगे हिंदू और मुस्लिम, बाकी कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया
था। तो क्या था 1840 का लेक्स लोकी कानून। फिर BN राव एक समिति आई थी। इस समिति ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध हिंदू कानूनों का सुझाव दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था, हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध कर दो, इसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही थी। तो जो BN राव समिति थी, उसमें महिलाओं को समान अधिकार और हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने की बात कही थी। ये स्वतंत्रता से पहले वाली बात थी लेक्स लोकी की। अब बाद में अगर देखते हैं तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। इसमें क्या कहा था, धर्म और आस्था को मानने वाले व्यक्तियों के विवाह के संबंध में प्रावधान किया गया था। तो क्या था, व्यक्ति मतलब विवाह के संबंध में प्रावधान विशेष विवाह अधिनियम में ही किया जाएगा। फिर 4 इसके तहत कानून भी आए थे। जो 4 प्रमुख कानून कौन से थे, विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक माला है 1900। मेन यहाँ क्या समझ में आया, मैं बार बार हिंदू शब्द आ रहा है ना, तो ये जो हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम, दत्तक पुत्र अधिनियम, हिंदू माइनॉरिटी, ये सब हिंदुओं के लिए थे, क्योंकि मुस्लिम के लिए जो कानून बन रहा था वो लेक्स लोगी ने अलग ही कर दिया था उसके बाद। तो आज़ादी के बाद भी उसको कानून आज भी वही बना रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इस कारण से केवल हिंदुओं के अधिनियम आए थे ये वाले। तो ये थोड़ा अलग रहेगा। उसके बाद यूसीसी के बारे में देखें तो यूसीसी का आशय पूरे देश में सबको समान कानून है। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है इसे। वर्णित डीपीएसपी और में आर्टिकल जो कौन सा है 44, तो अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा तो अनुच्छेद 44 है। तो यूसीसी का प्रावधान करता है और सभी को काम समान कानून ढांचा बनाने की बात कहता है। वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में भारत के पर्सनल जो लॉ काफी जटिल और अलग अलग है। जैसा हमने देखा, जो पर्सनल लॉ है लेक्स लोकी के द्वारा ये कहा गया था कि सबको अलग अलग, जो हिंदू मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ है वो अलग अलग बना सकते हैं वो अपने। वही पर्सनल लॉ इतने जटिल हैं वर्तमान में कि अपने धर्म विशेष के लिए ही पालन करते हैं। जैसे हमने देखा हिंदू का 1956 का है, और इस हिंदू में चूंकि सभी शामिल हो जाते, हिंदू आते, सिख, जैन, बुद्ध, मतलब ये तीनों बौद्ध धर्म है, जिनके जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, जिन धर्मों के प्रवर्तक कह सकते हैं वो हिंदू धर्म से ही आए थे, जैसे सिखों के नानक, जैन के महावीर और बुद्ध के जो गौतम बुद्ध थे, तो ये लोग सब हिंदू धर्म से ही, तो इन्हें हिंदू परंपरा के अंतर्गत ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत लाया गया। पर मुस्लिमों का कानून कौन बनाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो ये बनाता है। तो इसके लिए इन दोनों के कानून अलग अलग हैं। इसी वजह से ट्रिपल तलाक इनका बनाया था वो खत्म किया गया फिर बाद में सरकार के द्वारा। भारतीय उत्तराधिकार उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ईसाई, पारसी और यहूदी धर्मों के लिए, इनके लिए अलग है, क्योंकि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन है कि पर बचे तो भी ईसाई, पारसी, यहूदी समुदाय, इनके लिए एक और चल रहा है भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925। तो इन सबको क्या करना है, एक साथ लेके आना है। तो मेन बात है ये वाला। अगला है उपासना उपासना स्थल के अधिनियम। तो उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम आया कब था, 91 ही क्यों, क्योंकि बाबरी वाला मस्जिद वाला हुआ था घटना, तो इस कारण ये भी चर्चा में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सिविल अदालतों को यह अगले नोटिस तक पूजा स्थलों के स्वामित्व को चुनौती देने वाले नए जो मुकदमे होंगे उनके सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगा दी। मतलब क्या हुआ, वर्तमान में अभी क्या हो रहा है कि कई जगह पे जहाँ पहले कोई मस्जिद थी या कोई और धर्म का था, वहाँ पे आजकल चुनौती दी जा रही है। यहाँ पहले कोई मान लो ऐसे ही है, जैसे ज्ञान वापी मस्जिद वगैरह ऐसे चल रही है ना, कि यहाँ पे नाम ही इसका ज्ञान वापी है, जो हिंदू जैसा नाम है, और इस मस्जिद में पहले मतलब एक वो क्या हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था। तो ऐसे कई जगह आजकल आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी जब तक निर्णय नहीं आते तब तक ऐसे नए मामलों नहीं दिए जाने चाहिए। क्यों नहीं दिए जाने चाहिए उन पे निर्णय, क्योंकि उपासना स्थल अधिनियम 1991 आया था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसका उल्लंघन हो रहा है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो पूजा या उपासना स्थल अधिनियम 1991, तो अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। मतलब इसमें ये कहा गया जो 15 अगस्त 1947 पे जहाँ पे जो था वो वैसा ही रहेगा। मतलब मंदिर की जगह पे मस्जिद था, मस्जिद की जगह पे मंदिर था या चर्च था या गुरुद्वारा था, कुछ भी था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तो सब क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा। कब, 15 अगस्त 1947 के बाद से चरित्र वही रहेगा, बदला नहीं है। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय और दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। मतलब इसके बाद परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो कि परिवर्तन अब मतलब परिवर्तन के लिए मांग उठ रही है वर्तमान में। तो ये वाली चीजों के संबंध में भी क्या है, यह घोषणा अब हुआ क्या है कि यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने
का सकारात्मक दायित्व डालता है। मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के बावजूद जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही बना के रखा जाए। ये दायित्व किसका है? राज्य सरकार का है। अब यह घोषणा करता है कि नहीं, सब सारी किसके बारे में बात कर रहे हैं? पूजा स्थल अधिनियम 1991। यह घोषणा करता है कि पूजा स्थल के स्वरूप को परिवर्तन करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील और अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी अदालत या प्राधिकार में लंबित थे, कानून लागू होने होते ही समाप्त हो जाएंगे। मतलब जितने कानून मामले चल रहे थे वो सब कैसे मान लिए जाएंगे? समाप्त मान लिया। मतलब कोई केस चल रहा था पहले से भी, वो मान लिया है। अयोध्या विवाद को इससे छूट दे दी गई थी, क्योंकि ये जो आया था मामला 1991 में, ये कब आया था? अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद वाला हुआ था, तो अयोध्या वाला केस अलग कर दिया गया था कि उसमें अब चेंज है तो वो होगा, उसके अलावा किसी में नहीं होगा। तो इसके अलावा अन्य अधिनियम क्या है? तो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत स्मारकों व पुरातत्व स्थलों पर लागू नहीं होता है। मतलब अगर कोई, इसमें यही एक प्रावधान अलग है कि 1958 में क्या हुआ? प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम। तो ये कौन से प्राचीन स्मारक? कहीं प्राचीन स्मारक मिल सकता है नीचे जमीन में, पुरातात्विक स्थल मिल सकते हैं, अवशेष अधिनियम मिल सकते हैं। इन पे ये कानून लागू नहीं हो सकता और इनमें बदलाव कर सकते हैं। प्राचीन स्मारक अगर कहीं है, पुरातात्विक स्थल है, अवशेष, समझ में आ रहा होगा कि इसके आधार पर खुदाई उदाई और ये सारी चीजें हो सकती। कोई भी विवाद का अंतिम निपटारा निस्तारण हो गया हो, कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो, तो ये क्या है? ये अधिनियम के अपवाद है। कौन सा अपवाद है? एक तो निपटारा हो गया, निस्तारण मतलब मान लिया गया उन लोगों ने आपस में ही, तो उन पे लागू नहीं होगा। प्लस में प्राचीन स्मारक, पुरातत्व अगर कुछ मिलता है तो वहां पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक चीजें हो जाएंगी ना, वहां पे तो खुदाई कर सकते हैं और चीजें बदल सकते हैं। वे मामले इनमें शामिल नहीं है जो पहले ही निपट चुके हैं, सुलझ गए, उनमें कोई मतलब ही नहीं है इस पर लाने का। ऐसे किसी भी स्तर में कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया है, अब रजामंदी से अगर कोई चेंज करना चाह रहा है, मस्जिद को मंदिर बना दे, चर्च को गुरुद्वारा बना दे, तो वो वाली चीजें इसमें नहीं शामिल होंगी। तो ये जुर्माना क्या होगा? अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ 3 साल की कैद का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये है। अगला है प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट। तो प्रिवेंटिव डिटेक्शन का मतलब क्या होता कि कोई व्यक्ति ने अभी केस किया नहीं है, एक व्यक्ति है, उसने अभी कुछ किया नहीं है, फिर भी उसे क्या कर देंगे? जेल में डाल देंगे। जेल में डालने का मतलब बिठा देंगे। क्यों ऐसा है प्रिवेंशन डिटेक्शन में? क्योंकि अपराध हो सकता है ना, तो अपराध जो हो, अपराध की शंका है, आशंका है, तो शंका के आधार पर उस व्यक्ति को बैठा लिया जाएगा। इस वजह से कि अपराध होने दिया जाए तो खतरा ही है ना, होने से पहले भी तो रोक सकते हैं। तो सुप्र जलीसा साजी बनाम भारत संघ मामला जो 24 में आया था, उसमें प्रिवेंटिव डिटेक्शन के खिलाफ फिर वो वाली चीज न्यूज में आ गई थी। तो हिरासत में लिए जाने को उचित ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये था। अब मेन बात है कि जो न्यूज में रहता है वो ये न्यूज तो आती नहीं कौन सा केस था, ये आई प्रिवेंटिव डिटेक्शन क्या होता है। तो हमने जैसे पता अभी देखा कि किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका है, कोई अगर व्यक्ति है और पुलिस को ऐसी शंका हो जाए ये कर सकता है, चुनाव से पहले कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, भड़काऊ चीजें, तो उन्हें क्या होता है? पहले से ही आशंका के आधार पर न्यायालय बिना किसी मुकदमा चलाए हिरासत में लिए, मुकदमा नहीं चलाया था, केवल हिरासत में ले लिया जाता है। जब जब किसी व्यक्ति की उचित आशंका हो, वह लोक व्यवस्था के समक्ष कब किया जाएगा? तो लोक व्यवस्था खराब हो रही हो तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 22, क्योंकि गिरफ्तार वाला आर्टिकल है ये। तो 22 के तहत संसद और विधानमंडल प्रिवेंटिव डिटेक्शन के लिए कानून बना सकता है। तो नॉर्मल है, कानून कोई बनाएगा तो या तो संसद बनाएगी या विधानमंडल बनाएगी प्रिवेंटिव डिटेक्शन के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का 1 और 22 का 2 क्या कहता है? गिरफ्तारी और डिटेंशन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो गिरफ्तारी मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर क्या उसका कैसे उसे बचाव हो करना है, और ऐसे ही डिटेंशन में अगर किसी को रख लिया तो कैसे उसे बचाव करना है, इसकी सुरक्षा देता है। आर्टिकल 22 तो गिरफ्तारी की बात कहता है, मतलब यही कहता है कि क्या है, व्यक्ति को कानून बनाए जा सकते हैं संसद वगैरह के अंतर्गत। पर 22 का 1 और 22 का 2 कहता है कि उन्हें सुरक्षा भी है। 22 का 3 क्या कहता है कि 1-2 के प्रावधान के तहत जो सुरक्षा है वो प्रिवेंट एंड डिटेक्शन के तहत जो गिरफ्तार हिरासत में व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगी। मतलब गिरफ्तारी और डिटेंशन कर ले नॉर्मल वाला तो सुरक्षा होगी, पर अगर प्रिवेंटिव के तहत हो तो उसे ऐसे व्यक्ति को तुरंत उसे सुरक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब तुरंत उसे ऐसा नहीं होगा, सारे छूट वगैरह होंगी उसे। अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेक्शन के बारे में क्या प्रावधान है। तो एक तो ये हिरासत में लिए 22 के 2, 22
22 का जो एक है सब क्लॉज, उसमें ये है कि हिरासत में लिए जाने का कारण बताने का अधिकार होता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण बताया जाएगा कि भाई क्यों ये काम किया है। तो ये हो गया। उसके बाद 22 के 2 ये कहता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसे अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी, उसे ले लिया हिरासत में, मान लो किसी व्यक्ति को कहीं से पकड़ा, 24 घंटे चाहिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए, 24 घंटे में प्रस्तुत करना होगा और फिर उससे मतलब मजिस्ट्रेट से कारण बता के उन्हें ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। फिर आ जाए 3 पे, वो 4 पे, 22 का 4 पे, क्योंकि 3 में तो यही है कि जो उपलब्ध नहीं होंगे, ये बात कही गई है प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत कानून में उनको जो सुरक्षा दी गई है, वो सुरक्षा प्रिवेंटिव के तहत जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा उन्हें वो सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हो गया। 22 का 4 देखें, 3 महीने से अधिक किसी को अगर प्रिवेंटिव के तहत रखने में रखना होगा तो सलाहकारी बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेक्शन में क्या कारण बताया जाता है? बिल्कुल बताया जाता है। क्या उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। क्या उन्हें 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, पर कब? सलाहकारी बोर्ड की मंजूरी चाहिए। ये बोर्ड में कैसे गठित होगा? तो कौन होगा इस बोर्ड में? आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह शामिल होते हैं, मतलब रिटायर्ड जज होंगे या कोई ऑफिसर्स वगैरह होंगे। और 22 का 5 क्या कहता है? हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेक्शन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत अवगत कराएगा। क्यों पकड़ा है बताया तो जाना चाहिए, और उसे पक्ष रखने का यथासंभव अवसर भी दिया जाता है। तो ये है, मतलब अगर कहेगा कि अवसर दिया जाता है बचाव करने का, बिल्कुल बचाव करने का अधिकार दिया जाएगा। यदि ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है तो 5 के तहत अपने पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा। तो वंचित भी किया जा सकता है अगर वो विफल हो जाता है अपने डॉक्यूमेंट, मतलब अपनी निर्दोष साबित करने में अगर विफल होता है तो उसे वंचित कर दिया जाएगा उस समय के लिए। फिर प्रिवेंटिव डिटेक्शन से जुड़े कानून क्या है? तो 1980 में आया था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। फिर गैर कानूनी, अब यही तो है राष्ट्रीय सुरक्षा, तो प्रिवेंटिव डिटेक्शन से सुरक्षा ही तो कर रहे हैं, तो 1980। फिर गैर कानूनी अधिनियम, रोकथाम अधिनियम 1967। ऐसे ही विदेशी मुद्रा और तस्करी, ये भी तो गैर कानूनी है। विदेशी मुद्रा तस्करी, कॉफी पोसा, कॉफी पोसा के बाद आया था 1970, मतलब इसके बाद है ये कॉफी पोसा आया 74 में। उसके बाद आया था काला बाजारी और उसकी रोकथाम के लिए एक अधिनियम आया था, पीबीएमएसई, बस ये वाला 1980 में। तो इसमें क्या था? काला बाजारी वगैरह के लिए। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के आधार क्या है? तो क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू किया था? तो जैसा भी देखा, राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी मामले हो, भारत की सुरक्षा की बात हो, तो भारत की सुरक्षा या विदेश का कोई मामला हो, कोई, और लोक व्यवस्था को बनाए। लोक व्यवस्था का मतलब क्या है? कि कहीं कोई उत्सव हो रहा है, समारोह हो रहा है, तो लोक व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं का रख रखाव व रक्षा बनी रहे, तो ये है। तो प्रिवेंटिव डिटेक्शन से संबंधित कुछ निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट के आए। जैसे गोपालन केस आया था सबसे पहले 1950 में, गोपालन केस आया था, एक गोपालन केस, मद्रास राज्य। इसमें क्या था? इसमें कहा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम 1950 को स्वीकृति दे दी गई थी कि बिल्कुल सही चीज है, स्पष्ट प्रावधानों को स्वीकृति दे दी। फिर सिब्बन लाल का केस आया था उत्तर प्रदेश के बाद में। इसमें अदालत ने डिटेन करने का वास्तविक और डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। इसमें ये कहा था, अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। मतलब कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं करेगा डिटेंशन वाली चीजों के बारे में, क्योंकि ये मेन है ना, थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह का ये है। अगला है पर्सनैलिटी राइट्स, तो व्यक्तित्व अधिकार। अब व्यक्तित्व अधिकार क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, छवि है, उसकी आवाज है, अन्य उसकी कोई पहचान है, तो अन्य उसकी पहचान है, तो उनके कुछ तत्वों के आधार पर उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन का नाम, उनके नाम के आधार पर उनका यूज कर कहीं फोटो उनकी यूज करी जाती, तो उनके पर्सनैलिटी राइट का उल्लंघन है कि नहीं है? तो ये सारे तत्व, मतलब उनके नाम का यूज किया जा रहा है, उनकी फोटो का यूज किया जा रहा है, उनकी आवाज का तक यूज किया जा रहा है अगर गलत तरीके से, उनकी बिना अनुमति के, तो क्या हो जाएगा? ये उनका उल्लंघन माना जाएगा पर्सनैलिटी राइट का।
हालांकि यूज किया जा सकता है कब, जब उन्हें उसके लिए पेमेंट किया जाए और उनकी स्वीकृति ली जाए, तब किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में क्या बताया है कि जो ई कॉमर्स स्टोर, एआई चैटबॉट आदि को एक अभिनेता की सहमति के बिना दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अनिल कपूर का एक मामला आया था, तो उसमें उनका यूज किया जा रहा था उनकी आवाज का, तो इस वजह से क्या हुआ था कि उनकी नाम इनका दुरुपयोग पर प्रतिबंध कर दिया था कि उनकी आवाज को उपयोग ना किया जाए। तो यह व्यक्तित्व अधिकार के बारे में देखें तो नाम, आवाज और छवि, इन सब की पहचान पे कोर्ट क्या कहता है कि उस व्यक्ति का ही तो अधिकार है। जैसे अमिताभ बच्चन की विशेष कुछ डायलॉग है, विशेष कुछ आवाज है, तो वो सारे आवाज, छवि, उनके हस्ताक्षर तक उनकी विशेष पहचान होती है, और ये विशेष पहचान उनकी अनन्य होती है। तो अन्य विशेषताओं के साथ तो सेलिब्रिटी का उन पे क्या होता है दायित्व, तो मतलब मेन है कि उनके पास उसका अधिकार है, और उस अधिकार के तहत वो यूज करने से रोक लगवा सकते हैं। तो ऐसे मान लो कि अमिताभ बच्चन के कुछ डायलॉग हैं, शोले में है, गब्बर वाले, तो वो इनके विशेष हैं, उनकी आवाज से हम ज्यादा जान जाते हैं। अब गब्बर के डायलॉग से हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये उसका ही डायलॉग है, तो उनकी सीधी पहचान जुड़ी है। तो ये हो जाएगा। अब देश में किसी भी कानून में जो व्यक्तित्व अधिकार और उनके संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है। अब देश में कोई ऐसा कानून तो है नहीं है कि ऐसा जिनके विशेष उल्लेख हो। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में ये जो राइट टू प्राइवेसी वगैरह, उसमें ये माना जाता है। तो ये है। अब व्यक्तित्व अधिकार के दो घटक हैं, एक पब्लिसिटी का अधिकार, एक निजता का अधिकार। अपनी छवि, समानता, पहचान की रक्षा करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क हो जाता है ना उनका। तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत और कॉपीराइट अधिनियम 1957, तो मैंने पहले कॉपी आई थी, कॉपीराइट वाला आया था, उसके बाद ट्रेड हुआ। तो ट्रेड बाद में हुआ है, तो ट्रेडमार्क बाद में आएगा। और कॉपीराइट वाला अधिनियम पहले आया था 57 में, और ट्रेडमार्क वाला 99 में आया था। तो ये पब्लिसिटी के अधिकार हैं, मतलब ये कि इन अधिनियम के तहत उनके पास सुरक्षा होगी। दूसरा है निजता का अधिकार। अब अनाधिकृत किसी की अगर चीज को यूज कर रहे हैं, तो आर्टिकल 21 क्योंकि निजता के अधिकार की बात कहता है, और पुट्टा स्वामी केस में भी यही निजता के अधिकार की बात कही थी। तो इनके तहत क्या है, उनके पास अपनी पहचान को बनाए रखने का और यूज ना करने का अधिकार है, कि वो न चाहते हुए भी बिना अनुमति के साथ यूज कर सकते हो, पर अनुमति के बिना यूज नहीं करना है। तो ये है। अब मरणोपरांत में क्या होगा, तो यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उनके परिवार के प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रस्तुत करता है, तो मुकदमा हो सकता है। तो मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार का मतलब क्या है? पहला तो आईपीसी के तहत ही कोई व्यक्ति या मतलब कोई व्यक्ति किसी मृतक या उनके परिवार के प्रति नकारात्मक करेगा, तो मेन है कि वैसे ही मानहानि के तहत किया जा सकता है। तो ये होता है। प्रतीक और नाम, तो यह कानून अधिनियम सूचीबद्ध गणमान्य व्यक्ति पदों के नाम और प्रतीकों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। तो प्रतीक और नाम जो अधिनियम है, रोकथाम अधिनियम, उसके तहत क्या है, 1950 के तहत यह अधिनियम भी ये कहता है कि गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके नाम प्रतीक, जैसे महात्मा गांधी है। अब महात्मा गांधी के जो गणमान्य चूंकि व्यक्ति है, उनका नाम हो, प्रतीक हो, ऐसे हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के, मतलब एक गलत तरीके से उनके नाम का यूज किया जा सकता है। तो ऐसे बड़े व्यक्ति जो पदनाम पे हों, जिनके प्रतीक हों, जैसे अशोक चिन्ह वगैरह ऐसी चीजें, तो उन प्रतीकों, उन नामों का हम गलत तरीके से यूज या बिना अनुमति के यूज और अनुचित उपयोग नहीं कर सकते। तो अनुचित उपयोग नहीं कर सकते कोई भी गणमान्य व्यक्ति हो। तो ये हो सकता है। तो ये हो गया। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ऐसे कानून है, भारत में कोई बड़ा कानून नहीं। तो एक रोम अधिनियम आया था 1961 में, ये यही कहता है कि कलाकारों के अधिकार, फोनोग्राफ, प्रोड्यूसर और आदि पे मतलब उनकी रक्षा करता है। मैंने रोम अधिनियम आ जाएगा, इतना डीप में तो नहीं आएगा। अगला है ट्रिप्स वाला है। ट्रिप्स क्या कहता है? बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू। ये बौद्धिक संपदा ही तो है, व्यक्ति की बुद्धि से संबंधित संपदा है, तो उन पे ट्रिप्स का 94 का समझौता भी कहता है कि व्यक्ति को क्या है, कुछ अधिकार होंगे रक्षा करने के लिए। इसके बाद बीपो है, बर्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला होता है, तो उसके तहत भी कलाकारों को अपने अधिकारों की रक्षा कर, कलाकारों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करी जाएगी। निर्णय देख लेते हैं। तो अरुण जेटली बनाम जो नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें कहा था कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने, कि वास्तविक दुनिया में किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि इंटरनेट की दुनिया पर भी लागू होती है। तो अगर किसी का, सचिन तेंदुलकर की कोई वास्तविक
दुनिया में लोकप्रियता है, तो उसका उपयोग इंटरनेट पे भी तो किया जा सकता है, तो वो इंटरनेट पे भी ये कानून उनका लागू होगा। ऐसे ही दीपा जयकुमार बनाम एल विजय केस है, एल विजय केस 19 का। इसमें कहा था किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, पब्लिसिटी और निजता के अधिकार उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को विरासत में नहीं मिल सकते। अब जैसे शोले पिक्चर का है कि कितने आदमी थे, अब ये डायलॉग जब तक वो जिंदा थे तब तक तो रहेगा, पर उनके जो पुत्र है वो उस पर अपना कॉपीराइट नहीं कर सकते कि ये उनका बोला गया है, क्योंकि वो मृत्यु हो चुकी है उस व्यक्ति की, तो फिर उस चीज का यूज किया जा सकता है। तो ये हमने देखा। अगला देखें शत्रु संपत्ति। तो शत्रु संपत्ति नाम नाम भी है शत्रु संपत्ति। तो शत्रु संपत्ति का मतलब क्या हुआ? शत्रु की संपत्ति। अब कैसी संपत्ति? तो हो सकता है ना कि भारत में किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति हो जो भारत का ना हो अब वर्तमान में, और वो जो पाकिस्तान का हो। ऐसी कोई हो सकता है, बांग्लादेश का हो, चाइना का हो, ऐसे हो सकता है। तो यही हुआ था। हुआ क्या था कि पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, तो परवेज मुशर्रफ उनका उत्तर प्रदेश में उनके पूर्वजों की कुछ जमीन डली थी। तो मतलब अपने यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका क्या किया है कि इसे शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश दे दिया, क्योंकि ये तो शत्रु देश की संपत्ति हो गई ना। तो इन शत्रु संपत्ति को बेचने का उत्तर प्रदेश में अधिकार दे दिया। तो क्या समझ में आए? शत्रु देश की संपत्ति। अब शत्रु देश कौन से माने जाते हैं? शत्रु देश जिनसे हमारी लड़ाई युद्ध वगैरह हुए, तो मेन पाकिस्तान वगैरह ही होता है, पाकिस्तान चाइना वगैरह। तो पाकिस्तान और चाइना दो हमारे शत्रु देश हैं। तो उनसे अब सबका नहीं है शत्रु, नेपाल के व्यक्ति की नहीं बेच सकते हैं या भूटान के, क्योंकि वो तो अपने अच्छे संबंध है ना उन व्यक्ति जिनसे हमारी लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान और चाइना से। तो उनके तो उन परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों की जमीन थी, उसे बेचने का सरकार ने अब निर्देश दे दिया है। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम आया था 1968 में। क्यों आया था 68 में? 62 में चाइना से युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही सोचा गया कि अगर, और फिर 65 में ये वाला पाकिस्तान वगैरह से भी हुआ था झगड़ा वगैरह। तो ये चीजें जो आई थी, तो हुआ क्या था, शत्रु संपत्ति अधिनियम 68 में आया था। इसमें कहा था शत्रु को ऐसे देश या उसके नागरिकों के रूप में परिभाषित करता है जिनमें क्या हो, जिनमें भारत पर आक्रमण किया हो। तो दो ही ने आक्रमण किया अभी तक, पाकिस्तान और चाइना। तो इन दोनों को शत्रु देश माना गया है। किसी शत्रु व्यक्ति या संपत्ति की जो शत्रु की संपत्ति होगी उस पर शत्रु संपत्ति कहा जाएगा उसे। अधिनियम 17 में संशोधन किया गया था और शत्रु की परिभाषा को और विस्तारित किया गया था। उसमें कहा गया था इस शत्रु का कानूनी उत्तराधिकारी चाहे भारत का नागरिक हो या नहीं, और किसी ऐसे नागरिक हो जो शत्रु देश का ना हो। मतलब क्या किया गया था कि शत्रु की संपत्ति में ये का भी कह दिया था, भारत का नागरिक हो ना हो, किसी ऐसे देश का भी अगर उसका उत्तराधिकारी है, जो मान लो कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का व्यक्ति की संपत्ति भारत में डली थी, हालांकि उसका उत्तराधिकारी अमेरिका का है, अमेरिका से तो हमारे अच्छे संबंध है, तो अमेरिका से अच्छा, पर उसकी भी संपत्ति को शत्रु ही माना जाएगा, क्योंकि जिसकी संपत्ति थी वो तो भारत का विरोधी था। कोई भी शत्रु जिससे भारत की राष्ट्र, कोई भी शत्रु जिसने भले ही राष्ट्रीयता बदल ली हो, तो वही वाली बात है, देश भले ही बदल लिया हो पर है तो शत्रु ही, तो उसकी संपत्ति को अब क्या शत्रु संपत्ति माना जाएगा। 68 अधिनियम के तहत इनका संरक्षण और सारी बिक्री विक्री का अधिकार गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अधीन है। तो यही चीज हुई थी उत्तर प्रदेश में अभी। अगला है राइट टू फॉरगेटन। राइट टू फॉरगेटन मतलब भुला दिया जाने का अधिकार। क्या भुला दिया जाएगा? तो भुला दिया जाने का अधिकार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोई काम किया, जैसे बचपन में किसी ने कोई गाना गाया था और वो इतना फनी था कि आजकल लोग उसकी क्या है हंसी उड़ाते हैं, और वो बड़ा हो गया है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि ये राइट टू फॉरगेटन कर दो, अब तो बड़े हो गए ना, तो बड़े हो गए तो उस व्यक्ति की संपत्ति को क्या है कि मतलब वो व्यक्ति का अधिकार है कि उसके किसी चीज को भुला दिया है। ऐसे और समझे, ऐसे किसी व्यक्ति ने बचपन में कोई चोरी करी थी, अब वो वाली चीज की वीडियो डली है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे वीडियो डली, अब वो उस वीडियो के कारण उस व्यक्ति की समाज में इज्जत नहीं होती है, उसे उस तरीके से तो ये राइट टू फॉरगेटन हो जाए। या फिर ऐसे समझ सकते हैं किसी व्यक्ति पे कोई केस हो रहा हुआ और मीडिया में उसमें पहले ही दे दिया कि ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति ऐसे है वैसा है, तो उस व्यक्ति का खिलाफ पहले ही न्यूज आ गई, बाद में 1-2 साल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया। वीडियो तो उसकी डली है पहले से ही और कि वो दोषी है और ये सब है, तो वो व्यक्ति भी कोर्ट में है, और ऐसा कह सकते हैं कि सारी चीजों को हटा दिया जाए जो उससे जुड़ी हैं, क्योंकि उसके नाम को खराब कर रहे हैं। तो ये होता है राइट टू फॉरगेटन, मतलब उससे जुड़ी। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई चीज ऑनलाइन डली है तो उसे भी हटाने का अधिकार होगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा के लिए भुला देने वाले अधिकार को सुनवाई करेगा। तो भुला दिए जाने का अधिकार, इस डेटा को मिटाने का अधिकार, राइट टू इरेजर भी कहा जाता है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी संगठन से अपने डेटा को मिटाने का अनुरोध कर सकता है। जैसे कि हमने मान लो फेसबुक पे अकाउंट बनाया, उस पर कई सारी चीजें डली है, बाद में हम ये कह सकते हैं हम अकाउंट डिलीट करते हैं। हम ज्यादातर क्या करेंगे, अकाउंट डिलीट, पर वो डाटा तो रहता ही है उसके पास, हम सीधा डाटा ही हटवा सकते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल डिलीट कर दी जाए। तो जिन एकत्र किया गया उनको क्या है, सहमति से क्या कर सकता है, हटा दिया जाएगा। भुला दिए जाने का अधिकार की जो उत्पत्ति है वो फ्रांस में हुई थी। उसमें विस्मृत मतलब ओब्लिवियन किए जाने का अधिकार से हुई थी। वहां पे ये दिया था भुला दिए जाने का अधिकार। हालांकि भुला दिए जाने का अधिकार एक पूर्ण एब्सोल्यूट अधिकार तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है भुला कोई अपराध किया ही है तो भुला दिए जाने का अधिकार तो एब्सोल्यूट नहीं है। जस्टिस पुट्टा स्वामी जो निस्ता वाला केस आया था पुट्टा स्वामी का 17 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भुला दिए जाने के अधिकार को 21 के तहत जीवन के अधिकार की मान्यता दी थी। अब मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अपराध की वो सजा भी भुगत चुका है, 10-12 साल जेल में भी रह के आए, उसके बाद वो आया तब भी समाज में उसकी वो वीडियो चल रही है, उसकी वो इमेज डली है यूट्यूब गूगल पे, तो उन्हें क्या है, हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने सजा काट ली। तो यही है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता देता है। डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण नियम 2023 भी भुला दिए जाने का पर जो अधिकार है, तो उसमें जो भुला दिए जाने का अधिकार का कोई उल्लेख नहीं आया था। किसमें, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम सरकार लेके आई थी 2023 में। तो सरकार ने 2023 में डेटा संरक्षण के लिए लाई थी, क्योंकि हमारा ज्यादातर डेटा विदेशी सर्वर पे होता है, जैसे अमेरिका वगैरह के सर्वर पे, तो भारत में ही संरक्षण किया जाए ना, पर उसमें भुला दिए जाने का अधिकार अभी नहीं था। तो आगे अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये है, हमें यूरोप वगैरह में ये पहले से लागू है। उसके बाद होता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट में क्या होता है कि ऐसा समझो इसे इनर लाइन परमिट को कि इंडिया के अंदर ये पासपोर्ट है, इंडिया के अंदर ये क्या है, पासपोर्ट है। इंडिया के अंदर जैसे हम विदेश में जाते तो हमें कार्ड चाहिए होता है। अब किसी ने अभी जो आई है मतलब जैसे हम देखते हैं कि नागालैंड, असम, जो इन एरिया में जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, उन एरिया में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसे एक परमिट लेना होता है, वो होता है इनर लाइन परमिट। तो कौन सा है, इनर लाइन परमिट। तो ये है, तो नागालैंड सरकार ने दीमापुर, देमा और न्यूलैंड जिले के इनर लाइन परमिट को लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो हमें अगर इन एरिया में जाना होगा, कहाँ, नागालैंड के इन एरिया में, तो हमें इनर लाइन परमिट लेना होगा, एक परमिशन लेना होगा। तो ये है, इनर लाइन परमिट के बारे में देखें, यह सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है जो भारत की नागरिकों को सीमित अवधि के लिए दिया। अब सोचोगे कि भारत में तो आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी घूमने का अधिकार है, बिल्कुल है, पर ये चूंकि जनजाति क्षेत्र होते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, तो इन जनजाति क्षेत्रों में हर व्यक्ति नहीं जा सकता है, जनजाति कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये है, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में विशेष परमिट लिए जाते हैं। तो आधिकारिक यात्रा करने के लिए विशेष अवधि के लिए दिया जाएगा। तो ये है इसमें। उसके बाद है, इसके तहत उद्देश्य क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट आवागमन को विनियमित किया जाएगा, ताकि क्या हो, यहाँ पे कोई ज्यादा आए ना जाए ना। तो ये है, पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा की जाए, तो ये भी है। उसके बाद है 73 में, 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत है। तो उत्पत्ति कब हुई थी इसकी, जो परमिट है, परमिट की उत्पत्ति हुई थी 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत, जब इन एरिया में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था, मतलब ज्यादा नहीं जा सकते। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर वाला है। प्रकार क्या है, तो अगर कोई पर्यटन के लिए जाता है या प्रवास के लिए जाता है, रोजगार के लिए, तो उनके लिए भी ये परमिट लागू होगा, मतलब सबको परमिट चाहिए, मेन बात है। राज्य कौन से आते हैं, तो सारे नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश है पहला, अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप देखें तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम। मिजोरम में अभी किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सारे के सारे राज्यों की सीमा किधर से लगी है, म्यांमार से। तो ऐसा याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सब की सीमा इधर लगी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो इनमें ये परमिट लेना पड़ेगा।
उसके बाद है कि पात्र नहीं है, कौन पात्र नहीं है? एनआरआई, जो भारतीय में 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रह रहे हैं, जो हमने देखा था 182 डे का, तो वो एनआरआई जो होंगे वो इसमें क्या होंगे? पात्र नहीं होंगे। एनआरआई हो, पीआईओ हो, ओसीआई धारक हो, इन्हें इसमें इसके लिए उन्हें संरक्षित और इस एरिया में जाने के लिए विशेष परमिट लेना पड़ेगा और विदेशी की तरह इन्हें ट्रीट किया जाएगा, तो ये पात्र नहीं माने जाएंगे। संरक्षित और संरक्षित क्षेत्र परमिट जो होता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्शन एरिया परमिट, ये विदेशी विषयक संरक्षण अधिनियम 1958 के तहत इनर लाइन परमिट और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करता है। चूंकि अभी हमने देखा ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसे राज्य जो म्यांमार से सीमा लगाते, तो इन्हें प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के रूप में जाना जाता है इस एरिया को। क्यों? क्योंकि यहाँ इनर लाइन परमिट का क्षेत्र भी लग रहा है और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी लग रही हैं, तो इन्हें संरक्षित एरिया माना जाएगा परमिट एरिया के रूप में। अगला है, वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से उनकी स्थिति देखें तो संपूर्ण जो संरक्षित वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश पूरा ही, हिमाचल प्रदेश में भी संरक्षित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगी है और जनजातियां भी। सेम चीज जम्मू कश्मीर के साथ है, सेम चीज राजस्थान के पास है, उत्तराखंड, इन सबकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी, तो इन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाएगा। बस संरक्षित क्षेत्र इनर लाइन परमिट से अलग होता है। संरक्षित में प्रोटेक्ट करना होता है, पर इनर लाइन परमिट में स्पेशली लाइसेंस टाइप का लेना पड़ेगा। तो संपूर्ण सिक्किम में इन सबकी सीमाएं लगी हैं, तो ये वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। विदेशी विषयक प्रतिबंधित आदेश है, विदेशी विषयक प्रतिबंधित आदेश 1963, ये अंडमान निकोबार सिक्किम में शामिल है। अंडमान निकोबार और सिक्किम के लिए यहाँ पे विदेशी विषयक प्रतिबंध है, क्योंकि विदेशी लोगों के लिए यहाँ प्रतिबंध है, मतलब नॉर्मली नहीं आ सकते हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही भूटान को छोड़कर विदेशी व्यक्तियों को, भूटान के नागरिक तो अपने टाइप के से ही है, मतलब उनको छोड़कर किसी संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना, रहना चाहना, उसके परमिट, उनके लिए क्या है, विशेष परमिट की आवश्यकता होती है भारत में। तो ये वाला हमने देखा। एक हमने देखा संरक्षित क्षेत्र और एक देखा परमिट वाला। संरक्षित एक कॉमन सा होता है, पर परमिट वाले के लिए हमें लेना पड़ेगा परमिट। तो अगली वीडियो में हम चौथा देखेंगे, चौथा पार्ट।